हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था पहले लेक्चर, ठीक है। तो सॉल्यूशन के पहले लेक्चर में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन के क्या क्या टाइप्स हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैं पहले लेक्चर में बता दी, ठीक है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया कि डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी होती है, जिसमें मैंने आपको मोलैरिटी बताई, ठीक है। मैंने आपको मोलैलिटी बताई, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बताया, मैंने आपको नॉर्मेलिटी बताई और मैंने इंपॉर्टेंस भी समझाया कि क्यों हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ रहे हैं बावजूद इसके कि हमने वो 11वीं क्लास में पढ़ ली। तो आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर में काम में आती है। कहाँ पर काम में आती हैं? तो बहुत सारी जगह हैं, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मतलब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी। अभी आपको इतना आइडिया नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सीधी सीधी बात है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। डिपेंड करेगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, और अगर नहीं डिपेंड कर रही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। ये होती है 4, ठीक है। तो उन जो वो प्रॉपर्टी होती है कहीं ना कहीं वो जैसे मोलैलिटी से रिलेट करेगी, मोल फ्रैक्शन से रिलेट करेगी, तो वहां पर हमको एक आइडिया होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अगर आइडिया ही नहीं होगा तो फिर अपन समझेंगे कैसे चीजों को। तो उसी चीज को मैं क्लैरिटी करने के लिए, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट के लिए मैंने आपको सारी कंसंट्रेशन टर्म्स बता दी। अब कुछ कंसंट्रेशन टर्म थी जो बच गई थी, तो सॉल्युबिलिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको वो चीज बता देता हूं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। हम यहाँ पर ये समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल में जब अपन एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं वहां पर होता क्या है, कौन सी चीज लेस सॉल्युबल होगी, कौन सी चीज मोर सॉल्युबल होगी। ये बात किस बात पे डिपेंड करती है चीज कि मैं जैसे नमक को पानी के अंदर डालता हूं वो तो सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन मैं जैसे मिट्टी को डालता हूं उसके अंदर पानी के अंदर तो वो सॉल्युबल क्यों नहीं हो पाता। इसके पीछे भाई साइंस है कमाल की, तो वो आज यहाँ पे समझेंगे अपन, है ना, ठीक है। तो उससे पहले सॉल्युबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 जो कंसंट्रेशन टर्म्स बच गई थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक कंसंट्रेशन टर्म थी हमारे पास में पीपीवी। अब पीपीवी का मतलब क्या है? पीपीवी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन। अब पार्ट्स पर बिलियन से पढ़ने से पहले यार पीपीएम को पढ़ लेते हैं। देखो मिलियन का मतलब कहीं ना कि 10⁻6 होता है, बिलियन का मतलब 10⁻9 होता है, तो 10⁻6 वाली को पहले पढ़ लें अपन। तो पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। देखो ये एक तरीके कंसंट्रेशन टर्म है, इसको मैं कह रहा हूं पीपीएम। अब ये पीपीएम होता क्या है, सबसे पहले इसकी नीड समझो कि ये कहां पर काम में आती है। जैसे अगर देखो अब बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि वाटर के अंदर अपन डिसॉल्व ऑक्सीजन देखना चाहते हैं, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन वाटर के अंदर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखो डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर बहुत कम अमाउंट में होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। जहां पे सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही कम होती है, मतलब हम नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन से इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो वहां पर इनका काम होता है। जहां पर वो चीज काम में नहीं आती वहां पर पीपीएम, और जब पीपीएम भी काम में नहीं आती वहां पर आती पीपीएम, पीपीवी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसा कहूं मेरे पास में अगर 10⁻6 लीटर अगर सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं, या 10⁻6 जैसे मान लो कि मेरे पास में 10⁻6 लीटर सॉल्यूशन है या ml सॉल्यूशन है, 10⁻6 लीटर सॉल्यूशन मान लीजिए, ठीक है। उसके अंदर ml मान लो, चलो है ना, ml है सॉल्यूशन, इसके अंदर 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हो, क्या इतना अपने पास में सॉल्यूशन और उसके अंदर केवल नन्हा सा 1 ग्राम सॉल्यूट हो, समझ रहे हो, मतलब 1 लाख टाइम ज्यादा है कहीं ना कहीं इससे सॉल्यूट की कंपैरिजन में, है ना। इसका मतलब क्या है? तो उस टाइम पे अपन को यूज करनी होती पीपीएम को। तो पीपीएम का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो पीपीएम का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा इनटू 10⁻6। ये यहां पर फॉर्मूला होता है। मान लीजिए इसकी अमाउंट किस में दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, इसकी अमाउंट ml में दे रखी है, मतलब ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम है, और 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को पीपीएम को यूज करना होता है, ठीक है। तो अब बात करी जाए किसके बारे में, अब बात करते हैं अपन पीपीबी के बारे में। फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पार्ट्स पर बिलियन। देखो जब पार्ट्स पर बिलियन भी काम नहीं करता
मतलब जब देखो जब नॉर्मल कंसिस्टेंसी टर्म काम नहीं करती तब मिलियन का काम आता है, पार्ट्स पर मिलियन का काम आता है, ठीक है। जब पार्ट्स पर मिलियन भी काम नहीं करता तब अपन यूज करते हैं पार्ट्स पर बिलियन को, और जब पार्ट्स पर बिलियन भी काम नहीं करता है तब अपन यूज करते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन को। कुछ नहीं करना, अरे यार मिलियन के केस में पीपीएम के केस में 10⁻6 के साथ मल्टीप्लाई किया, पार्ट्स पर बिलियन के केस में 10⁻9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और पार्ट्स पर जो ट्रिलियन है उसके केस में 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा, नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहेगी, इनटू 10⁻6 किया पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻9 किया पार्ट्स पर बिलियन, 10⁻12 किया 10 अपना ये पार्ट्स पर ट्रिलियन हो जाता है। चलिए इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है अपने पास में पीपीबी का जो फॉर्मूला है दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻9। इसको मैं ग्राम के अंदर मान लेता हूं, इसको मैं ml के अंदर मान लेता हूं, तो ये अपने पास में क्या बन जाती है, यहां पर पार्ट्स पर बिलियन का फॉर्मूला बन जाता है। लगे हाथ हम ऐसा करते हैं, पार्ट्स पर ट्रिलियन को भी देख लेते हैं। पीपीटी मतलब मैं ना तो प्रेसिपिटेट की बात कर रहा हूं, ना ही मैं पावर पॉइंट वाली जो पीपीटी है उसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पार्ट्स पर ट्रिलियन की। अब देखिए जरा, पार्ट्स पर ट्रिलियन का मतलब क्या है, पीपीटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 10⁻12। और एक महापुरुष थे एक, जिन्होंने पूछा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपको पता होगा 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। एक बिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, वो आई थिंक आपको इतना आइडिया तो होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे किस में रहेगा, ml के अंदर रहेगा, और यहाँ पर किसके अंदर रहेगा, ग्राम के अंदर रहेगा। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, कंसंट्रेशन टर्म, मैंने आपको मोलैरिटी बता दी है, मैंने आपको नॉर्मेलिटी बता दी है, मैंने आपको फॉर्मेलिटी बता दी है, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बता दिया, मैंने आपको मोलैलिटी बता दी है, और मैंने आपको यहाँ पर परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी बता दी है, और साथ ही साथ में मैंने आपको ये जो बच रही थी कंसंट्रेशन वो भी बता दी है, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है, तो वहां पे जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे कर लेंगे, सिर्फ इतनी सी बात है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं जिसकी अपन को ज्यादा चर्चा करनी है, जो कि है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, मान लीजिए मेरे पास में क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है, बीकर है, उसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है। अब सॉल्वेंट मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, एक बेसिक सा एग्जांपल है वाटर का ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इसके अंदर मैं सॉल्यूट डालना स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूट डालना स्टार्ट करता हूं, सॉल्यूट डालना स्टार्ट करता हूं। क्या ऐसा होगा कि मैं वाटर के अंदर कितना भी मान ली सॉल्यूट के रूप में मैं चीनी ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या ऐसा है कि मैं चीनी वाटर के अंदर कितनी भी डाल सकता हूं? अरे उसमें जो डिसॉल्व होगी कहीं ना कहीं एक लिमिट रहेगी उसकी, ठीक है, एक लिमिट रहती है हर चीज की। तो यहां पर वाटर के अंदर चीनी डालने की भी एक लिमिट होगी कहीं ना कहीं। तो जो लिमिट है, ठीक है, ऐसे में यहां पे नमक डालना चाहता हूं, वो भी उसकी एक लिमिट रहेगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बेसिकली सॉल्युबिलिटी एक सिंपल सी एक ऐसी टर्म है, या मैं एक ऐसी बात करता हूं, एक ऐसी क्वालिटेटिव अपन बात करते हैं, क्वालिटेटिव टर्म है जिसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि मेरे पास में कोई भी सॉल्यूशन है, देखो मैंने इसके अंदर क्या डाला, चीनी डाली, कहीं ना कहीं शुगर डाली, C12H22O11 डाला, ठीक है। अब इसके अंदर एक मान लीजिए दोनों चीज मिक्स हो गई, क्या बना, वो अपने पास में सॉल्यूशन बना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट हाँ टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर मतलब अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, देखो मैं वाटर ले रहा हूँ, वाटर के अंदर एक नॉर्मल मैं टेम्परेचर मानता हूँ, मतलब रूम टेम्परेचर लेता हूँ, उसमें चीनी डालता हूँ, तो वहां पर उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ अलग रहेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, वाटर को हीट करना स्टार्ट करूँ, वाटर को गर्म करना स्टार्ट करूँ, बॉइल करना स्टार्ट करूँ, और फिर उसमें चीनी डालूं, किस केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? इसका मतलब टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी के अंदर, ठीक है। जब अपन सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो वहां पे टेम्परेचर, तभी तो बोला जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन a solution is known as
सॉल्युबिलिटी। अब देखो मैंने आपसे एक बात कही कि जो सॉल्युबिलिटी है वो एक कैसी है, क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है, क्वालिटेटिव टर्म है। ये कैसे बोला? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म दो अपन समझते हैं। देखो ऐसे समझो, मैं आपको अगर नींबू पानी बना के देता हूं, वैसे मैं दूंगा नहीं, मैं इतना मतलब शरीफ हूं नहीं, ठीक है, तो मैं आपको नींबू पानी अगर बना के देता हूं, मान लीजिए, ठीक है, लेट्स अज्यूम मैंने आपको नींबू पानी बना के दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यार इसके अंदर ये चीनी कितनी है, तो आप बोलोगे कि कम है या ज्यादा, इसी तरीके से बोलोगे। ऐसे तो बोलोगे नहीं इसके अंदर चीनी की कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बता दोगे, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल बताओगे। कहीं ना कहीं आप ऐसा ही तो बोलोगे कि ये इसके अंदर चीनी कम है या चीनी ज्यादा हो गई है, ऐसा बोलोगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब चीनी क्या है इसके अंदर, सॉल्यूट है कहीं ना कहीं, तो सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो आपने कैसे बताई, क्वालिटेटिव बताई, क्वांटिटी तो कोई बताई नहीं कि चीनी की अमाउंट यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलर कोई डेटा आपने दिया नहीं यहाँ पर कि इसके अंदर 10 ग्राम चीनी है या फिर 1 किलो चीनी डाल दिया आपने, सर बहुत मतलब बदमाश हो गए आप तो हैं, इस तरह कोई चीज अपन कर रहे नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चीनी की आपने या सॉल्यूट की बात करें अपन, कहीं नहीं क्वालिटेटिव चीजें बताइए। मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है, वो एक तरीके की क्वालिटेटिव टर्म है। आप समझिए, देखो जब मैं जैसे ही इसके अंदर सॉल्यूट डालता हूं वाटर के अंदर, तो एक्चुअल में एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर वाला कंसेप्ट तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला है, वो तो सिनेरियो आपको समझ में आ गया कि अगर मैं रूम टेम्परेचर पे वाटर के अंदर कोई चीज डालता हूं, वो अलग तरीके से मिक्स होगी, अलग तरीके से उसके अंदर डिसॉल्व होगी, अलग तरीके से उसके अंदर सॉल्युबल होगी। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को वेरी करता हूं, टेम्परेचर अगर मैं ज्यादा लेके जाता हूं, टेम्परेचर अगर कम लेके जाता हूं, तो वहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो चेंज होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है ना। अब जरा सिनेरियो समझो कि एक्चुअल में जब चीनी को मैं वाटर के अंदर डालता हूं तो होता क्या है सॉल्यूशन के अंदर, या फिर नमक का एग्जांपल ले लो, नमक से अपन बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिनेरियो को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास में क्या है, एक बीकर है। अब बीकर के अंदर क्या है, पानी डालते हैं, पानी का कलर तो आई थिंक ब्लू होता है, ठीक है, तो ब्लू पानी डालते हैं इसके अंदर। इसके अंदर मैंने क्या डाला, वाटर डाला। अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, हाँ नमक डाला, काला नमक डाल रहा हूं, मान लीजिए NaCl डाला, ठीक है। तो NaCl को जैसे ही डालूंगा वाटर के अंदर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, NaCl डिसोसिएट होगा। क्या होगा, NaCl डिसोसिएट होगा। देखो कैसे होगा, NaCl कहीं ना कहीं क्या होगा, डिसोसिएट होगा किसके अंदर, Na+ के अंदर और Cl- के अंदर, ठीक है। अब एक चलो लगे हाथ एक चीज बता ही देता हूं कि यहाँ पर NaCl क्या होगा, यहाँ पर डिसोसिएट होगा किसके अंदर, ये एक्वा सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं AQ, ठीक है, इसको कहते हैं डिसोसिएशन, ठीक है, ये डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। अभी जैसे ही डिसोसिएट होगा, ये पूरी की पूरी कहानी इस बात पे डिपेंड करती है कि ये पर्टिकुलर NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। इस बात पे डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक तो होती है लैटिस एनर्जी और एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब हम कहते हैं ना कि NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, चीनी भी डिसॉल्व हो जाती है, मिट्टी है या सॉइल है वो डिसॉल्व क्यों नहीं हो पाती, उसके पीछे कहानी है। मतलब जो कोई भी चीज है वाटर के अंदर या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो है लैटिस एनर्जी, Le मतलब लैटिस एनर्जी, और दूसरी जो चीज है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। अब थोड़ा सा मुझे यहां पर आइडिया देना पड़ेगा आपको, किस बारे में, लैटिस एनर्जी के बारे में और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। देखो ऐसा होता है, लैटिस एनर्जी क्या है, मान लीजिए अभी देखो आपने सॉलिड स्टेट तो पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक आप चीजें अच्छी आसानी समझ सकते हो। लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी भाई साहब, अगर मेरे पास में कोई क्रिस्टल लैटिस है, उसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो उसके लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लीजिए मेरे पास में सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मान लीजिए। इस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को अगर मुझे Na+ और Cl- में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सर देनी पड़ेगी। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे दी है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस यार, अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा हूं। इसका मतलब लैटिस एनर्जी जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी देने वाली है, कहीं ना कहीं ये देने वाली है ना।
ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब यहां पर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी समझो। देखो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मैं जैसे ही वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट डालता हूं, सबसे पहले क्या होगा, लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट काम करेगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या करेगी, बेसिकली लैटिस एनर्जी अपन ने इसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तोड़ने के लिए, और उससे क्या बना है, यहाँ पर Na+ बना और Cl- बना। Na+ और Cl- भाई साहब चुपचाप बैठते नहीं है तो आयन, एग्जिस्टेंस तो कुछ है नहीं। आगे अपना फ्यूचर प्लान सोचेंगे, तो फ्यूचर प्लान के रूप में ये क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ते हैं और उनके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब Na+ वो बेसिकली चुपचाप तो बैठेगा नहीं, वो बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर देता है और बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब देखिए एक सिंपल सी सिनेरियो होता है, जब दो चीजें आपस में मिलती हैं वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ये तो जीवन का कंसेप्ट है यार। ठीक है, जब दो चीजें पास पास आती हैं वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। मतलब अगर मैं बात करूं Na+ और यहां पर वाटर जैसे ही पास आएगा कोई भी नया बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। अरे जब बॉन्ड बनता है वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ये सिनेरियो आपको पता होगा। इसका मतलब क्या है, Na+ जब वाटर के साथ में बॉन्ड बनाएगा, बेसिकली इधर से भी वाटर आएगा, इधर से भी वाटर आएगा, इधर से भी वाटर आएगा। कहने का मतलब यहां पर क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। और कहने का मतलब सिंपली सी इतनी सी बात है, बॉन्ड बन रहा है और जहां पर बॉन्ड बनता है वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज होगी। ठीक है, यहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब यहां पर मैं बोल देता हूं एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। बेसिकली यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज बेसिकली अपना H2 मॉलिक्यूल है, कहीं ना कहीं वाटर है। इसका मतलब इसका नाम क्या रख दिया, हाइड्रेशन एनर्जी। तो Na+ जो है या फिर कोई भी दूसरा मेटल आयन क्या है, वाटर के साथ में क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो जब कंपाउंड बनाएगा बॉन्ड बन रहे होंगे, और बॉन्ड बन रहे होंगे इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। अब वही मेरा दोबारा सवाल कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर डेल्टा एच जो पॉजिटिव, डेल्टा एच जो है, जो एंथैल्पी में चेंज है वो नेगेटिव आएगा क्या, डेल्टा जो एच है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो अभी तक अपन ने ये चीजें समझ ली, सॉल्यूट डाला, डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन होता है बेसिकली मतलब लैटिस एनर्जी वाला कंसेप्ट लगा। ठीक है, बाद में जैसे वो डिसोसिएट हुआ हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट लगा। अब देखो अभी तक अपन ने ये नहीं समझा कि सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, बस अपन ने बेसिक समझे कि क्या क्या चीजें होती हैं बेसिकल सॉल्यूशन के अंदर। अब कंसेप्ट आता है किस चीज का, कि कोई भी चीज सॉल्युबल होगी या नहीं होगी, कैसे। अब अपन दोनों को कंपेयर करते हैं, लैटिस एनर्जी को और हाइड्रेशन एनर्जी को। लैटिस एनर्जी को और हाइड्रेशन एनर्जी को मैं कंपेयर करूंगा। अगर ऐसा हो, पहला सिनेरियो क्या है, पहला सिनेरियो देखो, अगर ऐसा है लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है, लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। उस केस में क्या होगा, देखो जब लैटिस एनर्जी जो है, मतलब लैटिस को तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो देनी पड़ रही है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो कंपाउंड बनता है उसके टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यहां पर हमारा जो कंपाउंड है, मतलब जो सॉल्यूट है, उसको तोड़ने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर ज्यादा देनी पड़ेगी भाई साहब वो काम तो हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यहां पर हमारा कंपाउंड कैसा होगा, वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर वो डिसोसिएट नहीं होगा, सिंपल सी बात, यहां पर आप कह सकते हो कि ये क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा। क्या हो जाएगा, ये लेस सॉल्युबल होगा। और लैटिस एनर्जी अगर कम है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिसोसिएट करने के लिए देनी पड़ती है, Na+, मतलब NaCl को अगर मुझे Na+ और Cl- में बनाना है, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है वो कम है मान लीजिए, तो वहां पर क्या होगा, किससे कम है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो वहां पर वो मोर सॉल्युबल होगा। इसको लेस सॉल्युबल को क्या बोल देते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल भी कहते हैं। वही तो चीज है कि अपने पास में जो NaCl है उसके केस में क्या होता है, लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी होती है। इसी वजह से क्या होता है, वो मोर सॉल्युबल हो जाता है। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वो एनर्जी ज्यादा है इसका कंपैरिजन में, लैटिस एनर्जी कंपैरिजन में। मतलब अरे किसी चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। सॉल्यूट बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर जाके टूटता ही तो है,
सिंपल सी बात है, NaCl जो है कहीं ना कहीं Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। अगर वो आसानी से टूट गया मतलब सॉल्युबल हो गया, और अगर आसानी से नहीं टूटा मतलब वो लेस सॉल्युबल होगा। आसानी से टूटेगा मतलब लैटिस एनर्जी कम, आसानी से नहीं टूट रहा इसका मतलब लैटिस एनर्जी ज्यादा। सिंपल सी बात ये है, ये समझ में आ गया। अब जो वही तो चीज है कि अपने पास में जो सॉइल होती है वो वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट होती नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं अपन कहें कि यार है तो अपने पास में अमोर्फस सॉलिड जैसा ही कैटेगरी, लेकिन फिर भी अपन ये कहें कि है तो वो सॉलिड। ठीक है, सॉलिड अगर आसानी से टूट गया तब तो अपन कह देंगे कि वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर वो आसानी से नहीं टूट पा रहा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, इसका मतलब क्या है, वो बेसिकली सॉल्युबल नहीं होगा। तो आई थिंक अपन को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो नया अप्रोच जो है कि कौन सी चीज स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, कौन सी चीज यहाँ पर मोर सॉल्युबल होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, देखो NaCl को मैंने क्या लिखा, Na प्लस और Cl माइनस। मुझे ये बताओ ये आयनाइजेशन है या फिर डिसोसिएशन है? सर डिसोसिएशन नहीं तो होगा। डिसोसिएशन कब तक मैं नहीं बोल सकता इसको, जब तक यहां पर AQ नहीं लिखा हो। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है यार, डिसोसिएशन अलग चीज है। जनरली हम जनरलाइज कर जाते हैं दोनों चीजों को, आयनाइजेशन को और डिसोसिएशन को, दोनों को जनरलाइज कर जाते हैं, बट एक्चुअल में दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखो NaCl है, मैंने उसको वाटर के अंदर डाला, वो Na प्लस बना और Cl माइनस बना, ये डिसोसिएशन है। लेकिन NaCl Na प्लस बना और Cl माइनस बना, ये आयनाइजेशन है। मतलब अगर मुझे डिसोसिएशन करवाना है उसके लिए सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर क्या है, कोई भी सॉल्वेंट अगर है, मतलब अगर AQ लिखा है, इस तरीके से लिखा हुआ, इसका मतलब वो डिसोसिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे AQ ना हो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, AQ कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब Na प्लस और Cl माइनस लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हो जाएगा वो, इसका मतलब वो है आयनाइजेशन। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज और है कि जैसे अगर वाटर के जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट होता, अरे मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि यहां पर क्या है, Na प्लस जो है या मेटल आयन कोई सा भी हो, वो किसी भी सॉल्वेंट के साथ में क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, बॉन्ड बनाता है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वाटर के एस्पेक्ट में क्या हो जाती है, वो हाइड्रेशन एनर्जी हो जाती है। लेकिन कोई दूसरा सॉल्वेंट हो तो उसके टर्म में अपन क्या कह सकते हैं, उसको सॉल्वेशन एनर्जी कह सकते हैं। सॉल्वेशन एक मतलब एक पूरी टर्म हो गई, वाटर का एग्जांपल लेके अपने हाइड्रेशन एनर्जी उसको बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अब अपन बात करेंगे आगे, चीजों को लेके चलेंगे और जो कुछ फैक्टर अफेक्टिंग की बात करी जाती है उनके बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा करनी। तो चलिए बात करी जाए किसकी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। देखो खुद भी आप डिराइव कर सकते हो चीजों को। एक फैक्टर तो हमको पता चल ही चुका है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में या फिर जो अदर टाइप की बेसिकली बात होगी फैक्टर अफेक्टिंग की, वो अपन जब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे होंगे। मतलब एक लिक्विड के अंदर मैं गैस एक बार डालता हूँ, वो एक सॉल्युबिलिटी हुई कहीं ना कहीं। मैं लिक्विड के अंदर सॉलिड डालता हूँ, वो एक टाइप की मतलब एक सॉल्युबिलिटी वाली कैटेगरी हो जाएगी। एक अपने पास में कि मैं लिक्विड के अंदर क्या डालता हूँ, लिक्विड ही डाल देता हूँ। मतलब 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी अपन को पढ़नी है कहीं ना कहीं। अब यहां पर जरा देखो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। देखो फैक्टर अफेक्टिंग, एक तो आपको पता चल चुका टेम्परेचर, दूसरी जो मुझे यहाँ पे आपसे बेसिकली ज्यादा चर्चा करनी है वो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, कि कैसे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूट पर हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। देखो ऐसा कहा जाता है जीवन में कि जैसे कोई भी अपन बात करें, फ्रेंडशिप बेसिकली कैसे होती है, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं नेचर में बेसिकली कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कोई चीज कहीं ना कहीं मतलब सेम होनी चाहिए, कोई सा भी एक गुण तो मिलना ही चाहिए। तो उसी चीज की यहाँ पे अपन बात करेंगे। मतलब जब नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट को अगर कंपेयर करा जाए, वो दोनों सेम होने चाहिए केमिस्ट्री के टर्म में। वो अलग बात है कि जनरल लाइफ में क्या होता है, वो अलग बात है। देखो नेचर ऑफ मैं बात करूं यहां पर सॉल्यूट की, या फिर मैं बात करूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, इसी चीज को हम एक कंसेप्ट के थ्रू बताते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट यहां पे लगता है, मतलब समान समान को घोलता है, ये वाला कंसेप्ट यहां पे लगेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि पोलर जो सॉल्यूट है, पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। सीधा सा इसका मतलब ये है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। सिंपल सी कहानी ये है।
अब पोलर क्या चीज होगी? पोलर देखो बेसिकली अपन बात करें डायपोल मोमेंट से निकालते हैं कहीं ना कहीं। डायपोल मोमेंट आप जानते हो क्या होता है, मैंने आपको मतलब 11th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। डायपोल मोमेंट क्या होता है? बेसिकली अगर मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ए भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ए पे कुछ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस पे कुछ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए। अगर यहाँ पर बेसिकली चार्ज बेसिकली आपको दिखने लग रहा है, जैसे बात करी जाए H2 मॉलिक्यूल की, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या है, EN डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इसका मतलब उन पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दिखेगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा पोलर मॉलिक्यूल हो गया। कहने का मतलब अगर EN का डिफरेंस है, बाकी और भी कैटेगरी होती है, EN का अगर डिफरेंस है, इसका मतलब वहां पर वो पोलर कैटेगरी में जा सकता है और वो परफेक्ट शेप नहीं रखना चाहिए, ठीक है, बाकी वो कहानी हो जाती है। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं पोलर सॉल्यूट की, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। मैं बात करूं नॉन पोलर सॉल्यूट की, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये कहानी है। एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अपन को क्लैरिटी आ जाए। देखिए अगर मेरे पास में क्या है, NaCl, क्यों NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है? क्यों हमारी जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है? इसके जो बेसिक जो फंडा है वो यही है कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट लगता है। NaCl जो होता है वो पोलर होता है। अरे यार NaCl से ज्यादा पोलर कौन हो सकता है, जिसके अंदर भाई साहब Na+ और Cl मैंने डायरेक्ट बन जाते हैं। पोलैरिटी और कितनी वो कम भाई साहब, NaCl इसके अंदर सिर्फ चार्ज नहीं, वो तो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट चार्ज सेपरेशन हो जाता है। यहाँ पर तो पार्सली हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब भाई साहब ये तो सबसे ज्यादा पोलर है, पोलर से भी ज्यादा पोलर है, ऐसा मतलब। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि वाटर जो होता है कहीं ना क्या है, पोलर है, ठीक है। इसका मतलब ये भी पोलर है। इसका मतलब अगर ये दोनों डिसॉल्व होंगे, मतलब अगर दोनों को आप मिक्स करते हो तो ये डिसॉल्व हो जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट तक। लिमिट याद रखनी है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन टाइप में दे देता हूं, अपने पास में क्या है, C6H6 है, वाटर के साथ में आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो। आपने CCl4 लिया, आपने वाटर के साथ डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। आपने कुछ CHCl3 लिया, वाटर के साथ में डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, क्या ये डिसॉल्व हो जाएंगे? ऐसे ही अपने पास में आपने HCl लिया और वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा? क्या आप CO2 को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो? अब जरा सिनेरियो और दूसरा समझो। अपने पास में क्या है, NaCl है, आप इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर मिक्स करना चाहते हो। आपके पास में क्या है, शुगर है, मतलब C12H22O11 है, आप इसको मिक्स करना चाहते हो बेंजीन के अंदर। चलिए एक सिनेरियो और देख लिया जाए। आप HCl ले रहे हैं और HCl को एंथ्रासीन के अंदर मिक्स करना चाहते हैं, तो अब बताइए जरा, खुद सोचो जरा, कहां पर हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और कहां पर नहीं हो पाएगा? तो सिंपल सी बात है, क्या याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट याद रखना है। ये जो कंसेप्ट है याद होना चाहिए हमको, और अगर ये कंसेप्ट याद है तो सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो जरा, ये क्या है, मेरा नॉन पोलर है, ये मेरा क्या है, पोलर है। क्या यहां पर सॉल्यूशन बन सकता है? नहीं बनेगा। बेसिकली सॉल्यूशन जो बनेगा, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहा हूं। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब अरे ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जहां पर जो दोनों कंपोनेंट हैं उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कैसा है, सिमिलर है। कहीं से भी निकालोगे ना अगर अमाउंट सॉल्यूट अपना सॉल्यूशन की, तो वहां पर थ्रू कहीं मतलब दो आपने एक बार यहां से निकाला, एक बार यहां से निकाला, ठीक है, अमाउंट यहां पे कंपोनेंट की, तो दोनों में सिमिलर आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पर नहीं बन सकता। यहां पर ये भी कैसा है, नॉन पोलर है, और ये कैसा है, पोलर है, नहीं बन पाएगा यार। ये कैसा है, नॉन पोलर है, ये भी कैसा है, पोलर है, ठीक है। यहां पर बात करी जाए, पोलर है, बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, ठीक है। यहां पर अरे CO2 जो होता है, CO2 इज नॉन पोलर, पोलर नहीं है वो, नॉन पोलर है। देख सकते हो यहां पर क्या होगा, बेसिकली इधर पोलैरिटी जाएगी और इधर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन जाती है ना, तो इधर उधर वाले कहीं ना कहीं 180 एंगल आ गया। और 180 मतलब इधर का जो डायपोल मोमेंट और इधर का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, ये पता है आपको। इसका मतलब जो CO2 है ये नॉन पोलर है, ये कैसा है, पोलर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये नहीं बन सकता सॉल्यूशन। बात करी जाए NaCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड की, अभी पता चल चुका है NaCl जो है वो पोलर है, और हमारा जो
पोलर है, तो यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। यहाँ पर क्या है, ये मेरा कैसा है, पोलर है, ये कैसा है, नॉन पोलर है। बेंजीन जो होती है नॉन पोलर होती है, ठीक है। एंथ्रासीन है, दैट इज नॉन पोलर, और अपने पास में ये क्या है, पोलर है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या समझ लिया, हमने बेसिक फंडा समझ लिया। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी कहते किसको है, सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है एक्चुअल में, कैसे एक सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है एक्चुअल में। ये पूरा जो सिनेरियो है वो आपको मैंने समझा दिया है, क्या एक्चुअल के अंदर एक बेसिकली एक सॉल्यूशन के अंदर होता है, क्या होता है, वो सारी चीज मैंने बता दी। लैटिस एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे कैसे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब अपन आने वाले लेक्चर में क्या समझेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी समझेंगे, हेनरी लॉ को समझेंगे, ठीक है, और भी अपन डिफरेंट टाइप जो कंसेप्ट है वो समझेंगे आने वाले लेक्चर में। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आने वाले लेक्चर में अपन हेनरी लॉ की बात करेंगे, और फिर अपन आगे वेपर प्रेशर की, राउट लॉ की, आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, उनको खत्म करके हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको बारे में चर्चा करेंगे। कॉलिगेटिव नहीं भाई साहब, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली मैंने आपको रिलेट करके भी बताऊंगा किसके साथ में, कंसल्टेटिव टर्म्स के साथ में। तो यहां पर हमारा जो लेक्चर है वो अपन फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।